दिव्या माथुर जी ब्रिटेन में बसी भारतीय मूल की हिंदी लेखिका हैं। कविता एवं कहानी समान रूप से लिखती रही हैं। उनकी कविताओं में जहाँ तीखा क्षोभ है वहीं मार्मिकता भी है, संवेदनशील बुनावट है तो भावनात्मक कसावट भी है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी गूगल, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ओ शिट कहकर एक लड़की डर के मारे मुझसे दूर जा खड़ी हुई, जैसे कि उसने कोई शेर देख लिया हो। मैं मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। कोई पूछे कि सड़क के बीचों बीच क्या वो अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही थी। जानम, पुकारते हुए उसके साथ वाले लड़के ने उसे वापस फुटपाथ पर खींच लिया और उसे चूमने चाटने लगा। जानम के नाम पर मुझे बहुत गुस्सा आया। ये तो मेरा नाम है। खैर, उस समय तो भागकर मैं शर्लक होम्स के आवास के बाहर लगे जंगले की आड़ में जा छिपी। पियक्कड़ों का क्या भरोसा, रात बेरात हत्याएं करते घूमते हैं। पार्क व्यू इमारत के बाहर खड़ा गूगल सड़क पर हो रहे इस तमाशे का मजा ले रहा था। मैं दबे पांव सरकती हुई इसके पास पहुंच गई। ये ब्लडी इंडियंस तो हमारी जान के दुश्मन हैं। गोरों के मन में हमारे लिए कम से कम थोड़ी दया ममता तो है। जानम, तुम भी तो फुटपाथ के पीछों पीछ चल रही थी। गूगल ने मुझे एक प्यार भरी झिड़की दी। फुटपाथ क्या इनके बाप का है गूगल? तो जानम, क्या ये तुम्हारे बाप का है? सरकार का है। सरकार भी तो इन्हीं की है ना जानम। तो गूगल, सड़कों को भी उठाकर ये लोग अपने सिरों पर क्यों नहीं रख लेते? लंदन की आबादी इतनी बढ़ गई है कि लोग अब पिंजरों जैसे घरों में रहने को बाध्य हैं, और हमें भागती हुई रेलगाड़ियों के नीचे पटरियों के बीच भी चैन नहीं है। तभी तो कहता हूँ जानम कि सावधानी बरतो। गूगल एक दिन मुझे बेकर स्ट्रीट के मुहाने पर मटर गश्ती करते हुए मिला था। जैसे छोकरे छोकरियाँ बिना किसी वजह के बस अड्डों और खम्भों पर ठुड्डे मारते फिरते हैं। मुझे देखकर उसने सीटी बजाई तो मैंने उसे गौर से देखा। वो मुझे साफ सुथरा, चुस्त दुरुस्त और हैंडसम लगा। बस मेरे मन को भा गया। थोड़ी देर इधर उधर टहलाने के बाद वो मुझे मार्सेलो नामक एक इटालियन रेस्टोरेंट में ले गया, जिसके तहखाने में उसने अपना डेरा जमा रखा था। क्या ठाट बाट थे उसके। उसने बताया कि पिछले पूरे साल वो काफ़ी घूमता फिरता रहा था, किंतु अब यहाँ टिक कर वो घर बसाना चाहता था। मैंने सोचा कि शायद लाइन मार रहा हो, पर वो गंभीर था। अंधे को भला क्या चाहिए। उसके पास रहने के लिए आरामदायक और सुरक्षित गोदाम था। खाने पीने की भी कोई कमी न थी। मैंने झट हाँ कर दी। जब हम मार्शेल्लो पहुँचे तो वहाँ का एक वेटर कार्लो काम खत्म करके बाहर निकल ही रहा था। मुस्कुराते हुए उसने गूगल की ओर देखा और अपनी बाईं आंख दबाते हुए कहा, सो यू हैव अ गर्लफ्रेंड नाउ? मैं शर्मा के गूगल के पीछे छिप गई। गूगल ने बताया कि कार्लो उसका अच्छा दोस्त है। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात भी नहीं हुई, बस हम साथ रहने लगे। अगली शाम को कार्लो ने मार्शेल्लो के डाइनिंग हॉल में 10 नंबर की मेज के नीचे हमारे खाने का प्रबंध किया। मैं 7वें आसमान पर थी। मार्शेल्लो के सभी वेटर्स जानते थे कि गोदाम में हमने डेरा डाल रखा था, पर उन्होंने अपने मालिक से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। कार्लो बहुत ही दयालु था। रात के 12 बजे के करीब जब वो घर जाने के लिए निकलता तो हमारे लिए ताज़ा खाना फर्श पर चुपचाप छोड़ जाता। वो जानता था कि हम दोनों को पार्मा हैम, चीज़, पास्ता और टमाटर मोज़रेला सलाद बहुत पसंद था। भोजन के बाद हम दोनों बेकर स्ट्रीट पर घूमने निकल जाते, और जब कभी हमें मैडम टुसाइड वैक्स म्यूज़ियम के अंदर जाने का मौका मिल जाता तो हम पुतलों की नकल उतार कर आनंद लेते। जब वहाँ अमिताभ बच्चन का पुतला लगाया गया था तो हम अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ पहुँचे थे। गूगल ने मेरी उस हिमाकत का मजाक ज़रूर उड़ाया था, किंतु जब मैंने अपने आइडल से मिलने की जिद की तो मेरे साथ चल पड़ा था। देखना जानम, एक दिन हमारे पुतले भी यहाँ लगे होंगे, गूगल ने कहा। क्यों नहीं गूगल, मीडिया सर्कस के इस ज़माने में कुछ भी संभव है। हम दोनों ही हंसते हंसते लोटपोट होने लगे थे। आधी रात के समय भी मार्लेबन रोड काफ़ी व्यस्त रहती थी, पर बेकर स्ट्रीट ठीक ठाक थी। वहाँ खतरा कम था। गठरियों में लिपटे न जाने कितने लोग सड़कों पर सोते मिलते, जिनके सिरहाने या पैताने हमें बचे खुचे खाने के टुकड़े भी मिल जाते थे, जो मार्शेल्लो के शानदार भोजन से अलग थे। हम सोचते कि हाथ पांव होते हुए भी आदमी को दूसरों के टुकड़ों पर जीने की क्या ज़रूरत थी। ठंड में ठिठुरते हुए तारकोल की ठंडी सड़क पर क्या उन्हें ठंड नहीं लगती होगी।
एक बोतल शराब की चढ़ा लें तो हमें भी पता नहीं लगेगा कि ठंड है या गर्मी, गूगल ने कहा। गूगल, कितने अजीब है ना, ये फक्कड़ लोग भी शराब के लिए भीख मांगते हैं। शर्लक होम्स म्यूजियम के तहखाने में उतरकर हम दोनों शर्लक और डॉक्टर वॉटसन की नकल उतारते हुए खूब मज़ा करते। लोगों द्वारा छोड़े गए बियर के कैंस और बोतलें हमारे नशे के लिए काफ़ी थीं। हम लुढ़कते फुड़कते वापस आते और बियर के बड़े बड़े पीपों के पीछे छिपकर सो रहते। ऊँघते हुए सुबह हम तब तक आंखें नहीं खोलते थे जब तक ये मार्चेल्लो का मालिक उठा पटक शुरू नहीं कर देता। वैसे गोदाम में कोई भी 11 बजे से पहले कदम नहीं रखता था। सारे वेटर्स चाय, कॉफ़ी और सैंडविचेस बेचने में व्यस्त रहते। 1 बजे के करीब तो ऐसी भागदौड़ मचती कि फर्श पर हमें इधर से उधर ऊधम मचाते देखकर भी वे अनजान बने रहते थे। जो बोले वो कुंडा खोले सोचकर वे हमें नज़रअंदाज कर देते। जब हम थक जाते तो ताज़ा पनीर के टुकड़े कुतरते हुए हम आराम से बिस्तर पर पड़ जाते। दिन की रोशनी हम दोनों को काटने दौड़ती थी। एक अंधेरे कोने में गूगल ने किचन टॉवल्स और टॉयलेट टिश्यूज़ आदि जमा कर हमारे लिए एक आरामदायक बिस्तर लगा दिया था, जिस पर पड़े हुए हम खूब गप्पे मारते थे। उसके ज्ञान का भंडार भी अपार था, तभी तो मैंने उसे गूगल का नाम दिया था। मैंने सुन रखा था कि गूगल मुश्किल से मुश्किल प्रश्न का जवाब झटपट दे देता है। गूगल, भगवान ने हमें इतनी छोटी उम्र क्यों दी है? मैं गूगल से इतना प्यार करती थी कि मृत्यु की आशंका मुझे जब तब व्यथित करती रहती थी। जानम, किसी कवि ने कहा है ना कि फूल सा खुशबू फैलाता छोटा सा जीवन लंबे बेकार जीवन से कहीं बेहतर है। फिर भी ये सब छोड़कर मरना। गोदाम में फैली सुख सुविधा को देखते हुए मैंने आह भरी। जानम, चाहो तो हम अपने जीवन के करीब करीब 2 साल बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? मैंने उत्साहित होते हुए पूछा। किसी शोध में भाग लेकर। हे भगवान, तुम तो जानते हो कि प्रयोगशालाओं में शोध के लिए हम जैसों पर कैसे कैसे अत्याचार किए जाते हैं। पर वहाँ न कुत्ते बिल्ली का भय होगा, न गिद्ध चील और सांप का, बस थोड़ी सी तकलीफ। इसे तुम थोड़ी सी तकलीफ कहते हो गूगल? रात दिन का निरीक्षण, परीक्षण, औषधियाँ, इंजेक्शंस। अपन तो आज़ाद पंछी हैं, जिएंगे खुले में और मरेंगे खुले में। 5 साल के लंबे जीवन से अच्छा है हमारा 3-1 साल का नन्हा सा जीवन। मैं तो उस ललमुहे क्लेरेंस कुक लिटिल को दोष देती हूँ, जिसने 1909 में घोषणा की थी कि प्रयोगशाला के लिए हमसे अच्छा प्राणी और कोई नहीं। जानम, वे भी क्या करें? जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के लिए हम जैसे सस्ते मैमल्स बहुत उपयोगी हैं, जिनका रख रखाव, संभाल और पालन पोषण आसान है, जो जल्दी जल्दी और ढेर से बच्चे पैदा कर सकते हैं। हमारी नई पुश्तें शोध के लिए आदर्श हैं। फिर एनिमल वेलफेयर एक्ट पास करने का क्या औचित्य है गूगल? गूगल एक अच्छा राजनीतिज्ञ है, पर उसे इंसान ने क्या दिया कि वो उनकी तरफदारी कर रहा था? बदकिस्मती से हमारे जीन्स का द्रव्य आदमी के जीन्स से बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो क्या गूगल, उन्हें इजाज़त मिल गई कि हम पर जैसे चाहे अनाचार करें? मेरी मामी को पिंजरे में बंद करके लंदन यूनिवर्सिटी की एक प्रयोगशाला में ले गए, जहां इंजेक्शंस दे देकर उसे काटा पीटा गया। असहाय मामा, जो वहां आ छिपे थे, दिन रात मामी को तड़पता देखते रहे। फिर एक दिन जब मामी मर गई तो उसे उठाकर उन्होंने बेदर्दी से डस्टबिन में डाल दिया। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है कि एक अदने से आदमी की ख्वाहिशें कितनी ऊंची हैं। वो बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें खड़ी करता है, जबकि उसे सिर्फ 2 गज ज़मीन चाहिए। तभी तो आदमी इतना तन्हा हो गया है गूगल। हमें देखो, एक छोटे से कोने में भी हम कितने खुश हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हमसे तो बिल्लियाँ ही अच्छी हैं। हैरों में एक बिल्ली को डस्टबिन में क्या डाल दिया कि दुनिया भर में तहलका मच गया। मेरी माँ और भाई तो पैदा ही हुए थे बिल्ली के भोज के लिए। भाई को बचाते मेरी माँ शिकार हुई और अगले ही दिन कलमुही भाई को भी खा गई। हमारी तो एक बिल भर ख्वाहिश भी उन्हें मंजूर नहीं, उसमें भी वो जहर की पुड़िया रख देता है गूगल। कुछ अच्छे इंसान भी तो हैं जानम, जैसे कार्लो। उसी रात कोई अपनी अच्छाई प्रदर्शित करने के लिए ही शायद कार्लो हमें अपनी जेब में रखकर बेकर स्ट्रीट स्टेशन की चलती फिरती सीढ़ियाँ दिखाने ले गया। मुझे बहुत मज़ा आया। उस समय वहाँ कोई नहीं था। स्टेशन की दीवारों पर हर तरफ सिगार मुंह में दबाए शर्लक होम्स की टाइल्स लगी हुई थीं, जहाँ कार्लो ने अपने मोबाइल फ़ोन में लगे कैमरे से हमारी फ़ोटो ली। अगले दिन उस फ़ोटो को प्रिंट करके उसने हमारे बिस्तर के पास लगा दिया था। हम फूले नहीं समा रहे थे।
एक शाम को कार्लो ने हमें मेज नंबर 10 के नीचे छिपा दिया, जिस पर बैठे लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि हमारा जिक्र आया। हमारे कान खड़े हो गए। धामी के हाथ पांव बांधकर सैनिकों ने उसे खूब पीटा और फिर उसके मुंह पर मूतने लगे। फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिला तो क्या? जाने देना यार। अबे साले, बात पूरी कर, उनमें से एक ने दूसरे की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा। ओसारे में उन्हें एक चूहा दिखा, जिसे वे धामी के मुंह में घुसाने की कोशिश करने लगे। धामी ने अपना मुंह भींच लिया तो एक दूसरे ने उसकी नाक बंद कर दी। सांस लेने के लिए जैसे ही धामी ने अपना मुंह खोला, चूहे को उसके मुंह में ठूंस दिया गया। गूगल ने मेरे कान बंद कर दिए थे, पर मुझे सब सुनाई दे रहा था। मैंने सोचा कि इस दुनिया को हो क्या गया है। उस रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसी रात मैंने 6 बच्चों को जन्म दिया। नन्हे मुन्ने गुलाबी बच्चों को देखकर हम दोनों फूले नहीं समाये। गूगल उनके पास से हिलने को भी तैयार न था। मैंने पहली बार उसे गुनगुनाते हुए सुना। काश कि प्यार का इजहार भी वो मुझसे गीत गाकर करता, पर शायद उसका स्नेह गुनगुनाहट के रूप में फूटा था। कंप्यूटर पर बैठा कार्लो हमारे बच्चों के नाम ढूंढ रहा था कि गूगल ने देखा कि हमारे नवजात शिशुओं को लिटर के नाम से पुकारा जाता है। भगवान बहुत दयालु हैं। वो हमें ढेर सारे बच्चे एक साथ इसलिए देता है कि खतरों से जूझते हुए इनमें से कुछ एक बच जाएं। तुम और तुम्हारा भगवान, गूगल बोला। यू आर माई सर्वर, यू लिटिल वन आर सर्च एंड आई विल कॉल यू क्लिक। लुक एट दिस मूविंग थिंग, यू आर माई इंजन। कहते हुए कार्लो ने हमारे बच्चों के नाम इंटरनेट से संबंधित शब्दों पर रख दिए। पहचान के लिए उसने फ़ोटो के साथ उनके नाम कंप्यूटर पर लिख दिए। कार्लो ने अपने छोटे भाई दीनो, जो लंदन हॉस्पिटल में शोध कर रहा था, की सहायता से माचिस की खाली डिब्बियों से हमारे लिए सोफ़ा सेट और मेज बनाए, जिसके ऊपर उन्होंने लाल और सफ़ेद खानों वाला प्लास्टिक चढ़ाया। कार्लो कितना प्यारा इंसान है ना गूगल। अपनी गृहस्थी पर मैं फूली नहीं समा रही थी। जोकर है जोकर, वो सोचता है कि हमारे बच्चे मेज कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करेंगे, गूगल ने हंसते हुए कहा। जो भी हो, हमारा कितना ख्याल रखता है। वो तो ठीक है, पर इसका भाई मुझे ठीक नहीं लगता। हमें उससे क्या लेना देना है? बच्चे अभी 2 दिन के भी नहीं हुए थे कि सुबह सुबह कान फोड़ आवाज़ के साथ ऐसा लगा कि जैसे धरती कांप रही थी। गिरते पड़ते हम बाहर भागे। माँ कहती थी कि प्रलय होने में अब देर नहीं। मैंने घबराते हुए कहा तो गूगल ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया। स्टेशन के बाहर संतरी रंग की जैकेट्स पहने कुछ लोग सड़क खोद रहे थे। बच्चों की कूकू सुनकर हम उल्टे पांव स्टोर में लौट आए। बेचारों पर क्या गुजर रही होगी। शुक्र था कि उनके कान और आँखों से अभी तक झिल्ली नहीं उतरी थी। न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा था कि हमारे अच्छे दिन अब पूरे होने वाले थे। आँख लगी ही थी कि अचानक मोर्चेल्लो की जांच पड़ताल के लिए सफाई विभाग के कर्मचारी आ धमके। हमारी तो जान सूख गई। भागने का न कोई रास्ता था और ना ही समय। बच्चों का क्या होगा? इन्हें छोड़कर हम कहाँ जाएं, कहाँ छिपाएं? मैंने घबराते हुए गूगल से पूछा। मुझे विश्वास था कि वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। माइस कैन बी वेरी डेंजरस, अर्थात चूहे बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, सफाई अभियान वाले वेटर्स को बता रहे थे। दे कैन डैमेज योर बिल्डिंग टू, देयर फीसेस कैन किल योर कस्टमर्स, अर्थात तुम्हारी इमारत को भी एक खतरा पहुंचा सकते हैं और इनके मल से तुम्हारे ग्राहकों की मौत भी हो सकती है। ज़मीन पर बिखरा कलौंजी सा हमारा मल मूत्र हमारी मौजूदगी की गवाही दे रहा था, जो उस सुबह साफ नहीं किया गया था। मालिक की गैर हाजिरी में सारे वेटर सुस्त पड़े थे। यू स्पीक इटालियानो, अर्थात क्या तुम्हें इटालियन भाषा आती है? ओनर नॉट हियर, अर्थात मालिक यहाँ नहीं है। टूटी फूटी अंग्रेजी में कार्लो ने उन्हें टरका दिया कि मालिक की इजाज़त के बगैर वे मार्चेलो का निरीक्षण नहीं कर सकते। When the cat is away, mice will play। सफाई अभियान वाले ने हंसते हुए कार्लो की तरफ देखकर अपनी आंख दबा दी। कार्लो की हाजिर जवाबी से हम उस समय बच गए। 2 दिन बाद आने को कहकर वे दफ़ा हुए तो हमारी जान में जान आई। उसी दोपहर को मार्चेलो का मालिक लौट आया। उसके साथ उसकी नई माशूका आड़ुआ थी, जो अपनी बाहों में एक सफ़ेद बिल्ली पिंकी को उठाई थी और उसका गिलगिला थूथना चूमे जा रही थी। पिंकी के बालों में गुलाबी रिबन्स बंधे थे और गले में सुनहरी पट्टा बंधा था। गूगल और मैं इस तमाशे का मजा ले ही रहे थे कि पिंकी कूदकर एकाएक सीधे भंडार गृह की ओर भागी। घबरा कर हम दोनों भी उसके पीछे हो लिए।
कार्लो कहीं व्यस्त था। पिंकी ने सीधे बच्चों पर हमला किया और हम दांत किटकिटाते रह गए और वो सर्ज को लेकर भागी। तभी पिंकी को ढूंढते हुए आडुआ भी आ पहुंची और उसे गोद में उठा लिया। वेल डन पिंकी, कहते हुए आडुआ ने चिल्लाकर अपने आशिक को आवाज़ दी। डार्लिंग, यू हैव माइस इन्फेस्टेशन इन योर जॉइंट। वेटर्स को इकट्ठा करके मालिक चीखने चिल्लाने लगा कि वे मुफ्त ही खा रहे थे और ये कि उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो देखेगा कि वे सब कहाँ जाएंगे। सबके सब सफाई में जुट गए। अभी हम सर्ज की मौत का शोक ही मना रहे थे कि एक और मुसीबत हमारे सिर पर आ पड़ी। मौका देखकर कार्लो ने हमें जूतों के एक डिब्बे में बंद करके सीढ़ियों के ऊपर बने एक आले में छिपा दिया। रात को मालिक ने मार्चेलो में जगह जगह वनीला मोमबत्तियाँ जलवा दी। बदबू के मारे हमारी नाक में दम था, सिर फटा जा रहा था। अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं थे। दूसरे दिन सुबह कार्लो हमें उठाकर पास की एक नई इमारत पार्क व्यू के अहाते में छोड़ गया, जहाँ धूल के अलावा चिड़ियों का एक बच्चा तक न था। लंदन की इस महंगाई में लोग इतने आलीशान फ्लैट्स खरीदने की हालत में नहीं थे। पूरी की पूरी इमारत खाली पड़ी थी। पूरा एक दिन बीत गया पर कार्लो का कहीं पता नहीं था। उस पर हमें पूरा भरोसा था, कहीं बेचारा बीमार तो नहीं हो गया। थोड़ा बहुत भोजन जो उसने डिब्बे में रख छोड़ा था वो कब का ख़त्म हो चुका था। बच्चों की आंखें खुल रही थीं और उन्होंने हिलना डुलना शुरू कर दिया था। नन्हे गुलाबी बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे कि डर के मारे मैं अपनी आंखें फेर लेती थी कि कहीं उन्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। उन्हें भूख सताने लगी थी। किसी तरह डिब्बे को एक तरफ लुढ़का कर हम बाहर निकल आए। बच्चों को समझा बुझाकर भोजन का प्रबंध करने के लिए बेकर स्ट्रीट पर निकल आए। वेस्टमिंस्टर के इलाके में सफाई अभियान जोरों पर था। कूड़ा गाड़ियाँ दिन में 2-2 बार सड़कों के चक्कर लगा रही थीं। सड़क पर एक तिनका तक न था। इटालियन रेस्टोरेंट में झांका कि शायद कार्लो दिख जाए। भटक भटका कर हम बेजार हो चले थे कि मैंने सड़क के दूसरी ओर फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत को देखा, जिसके हाथ से मैकडोनल्ड का थैला गिर गया था और वो बेखबर सी चली जा रही थी। गूगल जल्दी करो। मैंने गूगल का ध्यान मैकडोनल्ड के थैले की ओर दिलाया। खाली होगा, उसने अधमरी आवाज़ में कहा। ये लोग कूड़ा करकट सिर्फ डस्टबिन्स में ही फेंकते हैं, मैंने झल्लाते हुए कहा। तेल के ताज़ा धब्बों से रचे उस लिफाफे में ज़रूर चिप्स होंगे। मेरे मुंह में पानी भरा आया। ठीक है जानम, कहता हुआ गूगल स्टेशन के बाहर रुकी हुई 74 नंबर की बस के नीचे पहुंच गया। बस के आगे ही एक ब्लैक कैब आकर रुकी, जिसकी हैज़र्ड्स लाइट्स जल बुझ रही थीं। एक क्षण को मन हुआ कि गूगल को वापस बुला लूं, पर शायद भूख हावी थी मुझ पर। मुझे खतरे का अंदाज़ा नहीं हुआ। ग्राहक के टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर ने हैज़र्ड्स लाइट्स बुझा दी और चल पड़ा। पीछे वाले ड्राइवर ने रुकती हुई बस को आगे बढ़ा दिया। गूगल, ओह मेरे गूगल, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सड़क के उस पार उसको मेरी आवाज़ क्या सुनाई देती। वो बस के पिछले पहिए के नीचे आ गया था। मैं जड़वत पीछे से आती हुई बसों द्वारा उसका कचूमर बनते देखती रही। काश कि मैं भागकर उसे अपने सीने में छिपा लेती, पर मुझे कुछ ना हुआ। लगा कि जैसे मेरा दिल चूर चूर हो गया हो। माँ शायद इसे ही चूहे की मौत मरना कहती थी। आँख तो हम दोनों की ही कमज़ोर थी, पर क्या उसने अपने कान भी बंद कर लिए थे। मुझे ही क्या ज़रूरत थी उसे मैकडोनल्ड की ओर दौड़ाने की। चिप्स के लालच में बेचारे गूगल की जान गई। फुर्ती दिखाता तो गूगल यूँ ना मरता। अच्छे रहन सहन की वजह से हम दोनों ही मुटा गए थे। अब मेरा और बच्चों का क्या होगा। गूगल के बगैर जिंदा रहने का फ़ायदा भी क्या था। सड़क की भीड़भाड़ से मुझे बहुत डर लगने लगा था और पार्क व्यू के बड़े बड़े कमरे खालीपन से भरे पड़े थे। बिना बाहर निकले भोजन का इंतज़ाम करना असंभव हो गया था। मुझ में उठ पाने की भी शक्ति नहीं बची थी। भूख लगने पर जानम सांप और मछलियाँ अपने बच्चे तक को खा लेते हैं, गूगल ने एक बार मुझे बताया था। तुम भी ना गूगल कभी कभी ऐसी ऊल जलूल बकवास करते हो। गूगल से मैं हमेशा आदर से पेश आती थी, पर जाने क्यों मुझे उस दिन उस पर बहुत गुस्सा आया था। कोई अपने बच्चों को भला कैसे खा सकता है। पर मुझे वो बात इस समय क्यों याद आई। क्या मैं भी? आदमी आदमी को खा लेता है, पशु पक्षी अपने ही जाय को खा जाते हैं, तो इनमें से एक को खाकर मैं अपनी जान नहीं बचा सकती। मैं बच जाऊंगी तो शायद बाकी के 5 भी बच जाएं। मुझे खुद से घृणा होने लगी। मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। ऐसा सोचने से पहले मैं मर क्यों न गई। एक एक करके मैं सभी बच्चों को छू छू कर देख रही थी कि उनमें सांस चल रही थी कि नहीं। कभी लगता कि धड़कन थी, तो कभी लगता कि ये मेरा वहम ही था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
आंखें खुली तो देखा कि दरवाजे के बीचों बीच खड़ा गूगल मुस्कुरा रहा था। उसके कुचले हुए शरीर को मैंने खुद अपनी आंखों से कूड़ा उठाने वाली मशीन को निकलते देखा था। गूगल जिंदा था, वो सब संभाल लेगा। फिर लगा कि कार्लो खाना लिए आया है। अरे नहीं, ये तो उसका भाई दीनो है। शायद कार्लो ने उसे हमारी खैर खबर लेने भेजा हो। उसने बच्चों को उठाकर एक गत्ते के डिब्बे में डाला और जल्दी से चल दिया। हे भगवान, मेरी जान ले लो और बांट दो इन नन्हे मुन्ने गुलाबी बच्चों में। इनका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैंने दीनो को रोकने की कोशिश की, पर उसने मुझे एक लात मारकर दूर फेंक दिया। उसकी प्रयोगशाला के लिए मैं बूढ़ी हो चली थी। उसे तो बस हमारे बच्चे चाहिए थे। कार्लो, तुम कहाँ हो? देखो, तुम तो जानते हो कि गूगल को पिंजरे में कैद होने की बजाय मर जाना पसंद था। हमारे बच्चों को बचा लो। प्रयोगशाला में बच्चे कम से कम 5 साल तो अवश्य जिएंगे। गूगल ने जैसे मेरे कान में कहा। ना चाहते हुए भी मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं। अभी आप सुन रहे थे एक संवेदनात्मक कहानी जिसे लिखा था दिव्या माथुर जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।